नमस्कार। 9वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक का हम इतिहास की पुस्तक का दूसरा अध्याय यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति कर रहे हैं। आज उसका हम भाग 2 या पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम औद्योगिक समाज जो हम करेंगे उसके बारे में आगे जो हम पहले पार्ट में कर चुके हैं उसे आगे बढ़ाएंगे। औद्योगिक समाज क्या था इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। 19वीं शताब्दी एक नए युग की शुरुआत, जो 19वीं शताब्दी समझ रहे हैं आप, जो 1801 से शुरू होती है, हम उसको 19वीं शताब्दी कहते हैं। तो 1801 से लेकर जो 1899 तक का समय है या 1900 तक का समय है उसको हम 19वीं शताब्दी कहेंगे। तो 19वीं शताब्दी एक नए युग की शुरुआत थी। यह एक ऐसा समय था जब नए नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे यानी कि जहां पर एक ऐसा इलाका जहां पर नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे तथा रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था। तो जो नई शताब्दी थी 19वीं एक नया परिवर्तन लेकर आई थी। जो उत्पादन था अब वो घरों से निकल चुका था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होने लगा था, जिसके कारण नए नए उद्योग सामने आ रहे थे। और इन उद्योगों तक माल पहुंचाने के लिए या फिर तैयार माल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए रेलवे की लाइनें बिछ चुकी थी, जिसके कारण रेलवे का भी काफी विस्तार हो चुका था। इस औद्योगिकरण समझते हो कि जब उत्पादन जो है घर पर ना होकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होने लग जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम औद्योगिकरण कहते हैं। इस औद्योगिकरण ने आदमियों, औरतों तथा बच्चों को कारखानों में ला दिया। तो जो पहले व्यक्ति जो थे या बच्चे या जो औरतें थी जो उत्पादन अपने घर में करती थी, वो उत्पादन जो है अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होने लगा था, जिसके कारण वे सभी के सभी लोग अब कारखानों में आ गए थे। उस समय उद्योगों में काम के घंटे काफी लंबे होते थे। उस समय ये तय नहीं था कि जो शुरू में जब उद्योग लगे कि जो काम है वो सिर्फ 8 घंटे का होगा, तो उस समय काम के घंटे तय नहीं थे। तो इसलिए काम के घंटे काफी लंबे होते थे, लेकिन मजदूरी काफी, क्योंकि मजदूरी भी अपनी मर्जी से तय की जाती थी। तो काम करवाने के जो घंटे थे वो काफी लंबे थे, लेकिन जो मजदूरी दी जाती थी वो काफी कम थी। सभी उद्योग निजी हाथों में थे। निजी हाथों का मतलब है कि प्राइवेट लोगों की फैक्ट्रियां थी, सरकार नहीं होती थी। सरकार की तरफ से जैसे आजकल आप सरकार के उद्योग देखते हैं, तो वो नहीं थे। लोगों ने अपने अपने, जिसके पास पैसा था उसने उद्योग लगाया हुआ। तो सभी उद्योग निजी हाथों में थे। हम रूस की बात कर रहे हैं, तथा विदेशियों के, जिनके पास दूसरे देशों में जाकर उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई थी। तो ऐसे लोगों को जो दूसरे देश में जाकर फैक्ट्री लगाते हैं उनको विदेशी कहते हैं। उस समय बहुत सारे रेडिकल और उदारवादी आप भाग 1 में पढ़ चुके हैं कि रेडिकल किन आधारों पर उनको रेडिकल का, उनकी विचारधारा ऐसी थी कि उनके आधार पर उनको रेडिकल कहा जाता है। और कुछ लोगों की विचारधारा अलग प्रकार की थी, उनके आधार पर उनको उदारवादी कहते हैं। तो उस समय बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी पैसा था। ये लोग भी चाहते थे कि यदि समाज को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, गरीबों को काम मिले तथा जिनके पास पैसा है उन्हें काम करने का मौका मिले, तो समाज तरक्की कर सकता है। एक नई प्रकार की विचारधारा जो है वो जन्म ले रही थी। और वो विचारधारा ये कह रही थी कि लोगों को भी काम की, जो गरीब लोग हैं उनको काम दिया जाना चाहिए ताकि कुछ पैसा उनके पास भी आए। ये नहीं है कि जो पैसा है वो सिर्फ एक आदमी के पास हो। तो रेडिकल जो थे या फिर जो उदारवादी थे वो भी अब ये मानने लगे थे कि कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, काम मिलना चाहिए, और जिनके पास पैसा है उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए ताकि समाज तरक्की कर सके। उनके इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर बहुत सारे मजदूर और उदारवादी रेडिकल पार्टियों से, जो रेडिकल जो पार्टी थी वो एक अलग प्रकार की विचारधारा जो निजी संपत्ति को मानकर चलती थी कि भाई निजी संपत्ति हर व्यक्ति की होनी चाहिए, लेकिन फिर भी समाज के कल्याण के लिए वो सोचते थे। तो जो ये विचार पैदा हो रहे थे, इन विचारों से प्रभावित होकर बहुत सारे मजदूर उदारवादी और रेडिकल पार्टियों से जुड़ने लगे थे। उद्योगों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होने के कारण एक नई विचारधारा जन्म ले रही थी, जिसे समाजवाद का नाम दिया जाता है। तो जो उद्योगों पर उस समय की हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, उद्योगों अभी आपने पढ़ा है या देखा सुना है
कि उस समय उद्योग जो थे वो निजी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाते थे। तो उद्योगों पर जो इन लोगों का अधिकार था उसके कारण एक नई विचारधारा जन्म ले रही थी, जिसे हम समाजवाद का नाम देते। क्या है समाजवाद? 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार बन गया था। जो नई शताब्दी पैदा हुई थी, जब उद्योग लगे तो एक नई विचारधारा ने जन्म लिया और वो समाजवाद था। तो एक जाना पहचाना विचार बन गया था, बहुत सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न पैदा होता है कि समाजवाद है क्या चीज? तो आगे हम इसका अर्थ बताने की कोशिश करेंगे। समाजवाद क्या है, ध्यान से सुनना है ताकि आप इस नई विचारधारा को, जब भी कोई नया विचार आता है तो एक वो समाज के पिछले विचारों से बिल्कुल अलग होता है, तो हम उसको एक नया नाम देते हैं। तो 19वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा का उदय हो रहा था जिसका नाम था समाजवाद। क्या है समाजवाद? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि उत्पादन के जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो फैक्ट्री में हो रहा है, चाहे वो जमीन पर हो रहा है, जो यह मानती है कि उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर सारे समाज का अधिकार होना चाहिए, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। नई विचारधारा थी। पहली विचारधारा ये मानकर चलती थी कि सब कुछ एक व्यक्ति का होता है, लेकिन समाज नई विचारों से बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। तो अब ये माना जाने लगा था कि जो चीजें हैं जिस पर राजा का या पहले पादरियों का अधिकार होता था या फिर कुलीन वर्ग का अधिकार होता था, जो समाज के निचले वर्ग के लोग थे, वो एक नई विचारधारा के प्रभाव में आ रहे थे जो ये कहती थी कि उत्पादन पर या जो चीजें पैदा करने वाले हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन पर समाज के सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। इस विचारधारा से आप भी प्रभावित होंगे। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी जो समाज नई विचारधारा, जिनको हम समाज ऐसी इस प्रकार की जो विचारधारा को जो अपनाते हैं उनको हम समाजवादी कहते हैं। तो वो निजी संपत्ति आप समझ रहे हैं कि जो सिर्फ एक व्यक्ति की संपत्ति, जो सार्वजनिक न हो, निजी संपत्ति के विरोधी थे। उनका मानना था कि सभी समस्याओं की जड़ निजी संपत्ति है, कि समाज में जो भी समस्याएं पैदा हो रही हैं वो निजी संपत्ति के कारण है, क्योंकि संपत्ति रखने वाला व्यक्ति केवल अपने फायदे की सोचता है कि जिसके पास संपत्ति होती है वो उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। समाज के दूसरे लोगों से उसे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि संपत्ति रखने वाला व्यक्ति केवल अपने फायदे की सोचता है। वह उन लोगों के बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर खेतों में मजदूर लगाए हुए हैं किसी, तो वो यही सोचता है कि बस इनसे ज्यादा काम लिया जाए ताकि मेरी संपत्ति दुगनी तिगनी हो जाए। उसे उन लोगों के बारे में या उनके कल्याण के बारे में कोई चिंता नहीं होती, तो इसलिए सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उन लोगों के बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते। इसलिए समाजवादियों का मानना था कि यदि संपत्ति पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार हो तो इससे सभी का कल्याण हो सकता है। ये एक नई विचारधारा थी जो मानते थे कि पूरे समाज की भलाई के लिए काम किए जाने चाहिए। कार्ल मार्क्स और समाजवाद, अगर समाजवाद का नाम आता है तो कार्ल मार्क्स का अगर नाम ना लें तो समाजवाद जो शब्द है वो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि समाजवाद को जन्म देने में, समाजवादी विचारधारा को फैलाने में कार्ल मार्क्स का ही सबसे ज्यादा योगदान है। चित्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कार्ल मार्क्स का चित्र है ये, जिन्होंने इस विचारधारा को जन्म दिया। कार्ल मार्क्स समाजवाद का सबसे बड़ा समर्थक था। उसका मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, कि जो उद्योग जो स्थापित हुए हैं, जो समाज है वो पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में जो पूंजी लगी हुई है उस पर पूंजीपतियों का अधिकार है, और पूंजीपतियों को जो लाभ प्राप्त होता है वह मजदूर की मेहनत है। पहला उसकी 2-3 बातें उसने देखो कही कि औद्योगिक जो समाज है वो पूंजीवादी समाज है, मतलब वो पूंजीपतियों की समाज है, वहां पर गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता है। फैक्ट्रियों में जो पूंजी लगी हुई है उस पर भी पूंजीपतियों का अधिकार है, उस मजदूरों की नहीं है। और पूंजीपतियों को जो लाभ प्राप्त होता है वह मजदूरों की, जो लाभ कमाकर पूंजीपति को, हालांकि उसमें पूंजीपति को योगदान है, सिर्फ उसकी पूंजी लगी, लेकिन जो मजदूरों ने काम किया है, जो मेहनत की है,
वो जो लाभ है वो वास्तव में मजदूरों की मेहनत है। जब तक पूंजीपति लाभ कमाते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। उनका मानना था कार्ल मार्क्स का कि जब तक ये लाभ वाला विषय रहेगा, जब तक वो लाभ कमाते रहेंगे, यही सोचते हैं मुझे लाभ मिलना चाहिए, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इसलिए यदि मजदूर अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो उन्हें पूंजीवाद या निजी संपत्ति पर आधारित शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा। इसलिए लोग कहते हैं पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के पक्ष में, क्योंकि जब तक वो लाभ कमाते रहेंगे तब तक वो मजदूरों के कल्याण के लिए नहीं सोचते। इसलिए मजदूर यदि चाहते हैं कि उनका कल्याण हो तो उनको पूंजीवाद को या फिर निजी संपत्ति को उखाड़ना होगा। मार्क्स का कहना था कि पूंजीवादी शोषण से बचने के लिए मजदूरों को अपने लिए एक अलग समाज बनाना, तो अगर वो बचना चाहते हैं तो उनको एक अलग समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर सारे समाज का अधिकार होगा, और इस समाज का नाम साम्यवादी समाज होगा। उनका ये कहना था कि सारी की सारी संपत्ति जो है वो सबको बांट दी जाएगी, पूरे समाज का अधिकार होगा, और इस प्रकार जो समाज बनेगा उसको साम्यवादी समाज कहा जाएगा। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। 1883 में मार्क्स के एक अनुयायी जॉर्जी प्लेखानोव, नाम उनका ध्यान से याद रखना है, उनके एक शिष्य थे कार्ल मार्क्स के। तो 1883 में मार्क्स के एक शिष्य या अनुयायी जॉर्जी प्लेखानोव ने समाजवादी विचार रखने वाले लोगों के लिए रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन। समाजवादी जो विचार रखते थे, इस प्रकार जो चाहते थे कि मजदूरों को कल्याण हो, निजी संपत्ति खत्म हो और संपत्ति जो है वो पूरे समाज में बटी हुई हो, तो जो लोग ऐसे विचार रखते थे उनको एक मंच पर लाने के लिए जॉर्जी प्लेखानोव ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। ये आपने याद रखना है कि समाजवादी जो विचारों को फैलाने के लिए सबसे पहले कौन सी पार्टी बनी थी और किसने बनाई थी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। चित्र देख रहे हैं जॉर्जी प्लेखानोव का है ये चित्र, ये कार्ल मार्क्स के अनुयायी शिष्य थे। 1898 में यह पार्टी, कौन सी पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरे समाजवादी जो इसी प्रकार के जो दूसरे समाजवादी गुट थे उनसे मिलकर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी जिसको हम हिंदी में कहेंगे रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बन गई। तो वही जो पार्टी थी उसका नाम बदलकर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बना दिया। इस प्रकार इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने भी अपने कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए, सिर्फ ये रूस में नहीं हुआ है बल्कि पूरे यूरोप में समाजवाद का विचार फैलता जा रहा था। तो इसी प्रकार के जो विचार थे वो वहाँ इंग्लैंड, इसी प्रकार हम कर रहे हैं, इसी प्रकार इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने भी अपनी कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी नाम से एक अलग पार्टी बना ली। इंग्लैंड में भी जो वर्कर्स थे, जिनको हम श्रमिक कहते हैं फिर मजदूर कहते हैं, उन्होंने भी एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम रख दिया था उन्होंने लेबर पार्टी। लेकिन 1914 तक समाजवादी यूरोप में कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। सोचने वाली बात है कि जो समाजवाद के विचार थे वो पूरे यूरोप में फैल चुके थे, लेकिन फिर भी ये विडंबना रही कि 1914 तक ऐसा यूरोप में कोई देश नहीं था जहां पर समाजवादियों की सरकार बनी। विचार फैल रहे थे, लोग जागरूक हो रहे थे, लोग भी प्रभावित हो रहे थे समाजवाद से, लेकिन फिर भी सरकार जो थी वो नहीं बन पाई। सभी देशों की सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों, रेडिकलों का ही दबदबा बना। ये तीनों मैंने जो विचारधाराएं थी आपको शुरू में बताए हैं, विचारों के लोग रूढ़िवादी भी बताए हैं, उदारवादी भी बताए हैं और रेडिकल भी बताए हैं। तो सभी देशों की सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना। समाजवादी कहने का मतलब है कि अपनी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन यूरोप के सबसे पिछड़े देशों में से एक देश रूस में इसका उल्टा हुआ। वहां समाजवाद अपनी जड़ें जमाने लगा। बाकी यूरोप के देशों में समाजवाद की विचारधारा इतनी तेजी से नहीं पनपी, लेकिन एक देश था और वो देश था रूस, जहां पर जो है
समाजवाद जो था अपनी जड़ें जमाने लगा था। और यही हमारा जो टॉपिक है, यूरोप में समाजवाद और रूसीकरण, यानी कि पहला एक ऐसा देश था, दुनिया के बाकी देशों में समाजवाद तो फैल तो रहा था, लेकिन वो सरकार के स्तर तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक समाज को नहीं ढाला जा सकता है। जब आप समाज सरकार में आएंगे तभी आप अपनी विचारधारा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। लेकिन यूरोप में समाजवादी सरकार में नहीं आए थे, लेकिन फिर भी यूरोप में एक देश था रूस, वहां पर समाजवाद अपनी जड़ें जमाने लगा था।